हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू मैथ्स मूवी। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर 10वीं बोर्ड अर्थात मैट्रिक के लिए जो अर्थशास्त्र विषय है, इकोनॉमिक्स है, उसके अध्याय 4 में हम लोग देखेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं। अध्याय 4 में हमें पढ़ना है हमारी वित्तीय संस्थाएं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, इसके फैक्ट्स जानेंगे, कंसेप्ट को भी जानेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैट्रिक के लगभग सारी विषय से वीडियो डाला जा चुका है और कुछ डालना भी है। और महत्वपूर्ण सूचना के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और शेयर भी कर देंगे। तो आज यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं, चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं। एक कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से सबसे पहले हम लोग समझेंगे वित्तीय संस्था किस किस रूप में हमको इसमें पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि भारत की वित्तीय संस्थाएं, ये दो भागों में विभक्त करके हम लोग पढ़ेंगे। एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार देखेंगे और भारतीय पूंजी बाजार भी देखेंगे। और इसमें हम लोग को और क्या आगे देखना है, तो आपको भारतीय पूंजी बाजार में प्रतिभूति बाजार, दूसरा औद्योगिक बाजार, तीसरा विकास वित्त संस्थाएं। जबकि हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार की बात करें तो इसको दो भागों में बांट करके हम लोग समझेंगे। एक हो गया संगठित क्षेत्र और दूसरा हो गया असंगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक आएगा, निजी बैंक आएगा, सार्वजनिक बैंक आएगा और विदेशी बैंक भी आएगा। मतलब सभी तरह का जो बैंक है ये सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, तो साहूकार आएंगे, महाजन, सेठ और रिश्तेदार, ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जबकि ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है भारतीय पूंजी बाजार, पूंजी बाजार के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ हम लोग को देखेंगे। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थाएं। और एक बात यहाँ पर था राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। यहाँ देख लेते हैं हम लोग राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं में कौन कौन से आ जाएगा। तो गैर संस्थागत संस्थान हो गया, गैर संस्थागत, और एक संस्थागत। गैर संस्थागत जो है इसमें महाजन आएगा, सेठ आएगा, व्यापारी और रिश्तेदार, ये सब आएंगे। मतलब असंगठित क्षेत्र के तहत वाली जो भी है ये सब इसमें रहेंगे। और संगठित वाला में कौन कौन हो जाएगा संस्थापक में, तो सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड और अन्य, ये सारे के सारे ये सब संस्थागत में आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे सभी को। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि वित्तीय संस्थाएं अर्थात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वित्त से अभिप्राय कार्य को चलाने के लिए आवश्यक पूंजी है। अगर कोई भी आप कार्य करते हैं उसको चलाना है, जैसे आप दुकान खोलते हैं तो उसको खोलने के लिए, चलाने के लिए उस पर मजदूर रखिएगा, उसमें सामान लगाइएगा, तो आपको क्या चाहिए, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या हुआ, मतलब वित्त शब्द जैसे ही आप सुनेंगे तो उसका मतलब आपको समझना है कि जो आप कार्य करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करें आप, तो उसको चलाने के लिए जो आवश्यक पूंजी आपको चाहिए वो वित्त से संबंधित होता है, फाइनेंशियल से संबंधित होता है। अब यहाँ देखिए, उत्पादन में पूंजी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए, पूंजीगत वस्तु को खरीदने के लिए, मजदूरों को वेतन देने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए होती है। उत्पादन कोई भी काम करेंगे, जैसे आप ट्यूशन कोचिंग ही चला रहे हैं या दुकान चला रहे हैं या कोई उद्योग धंधा आप खोले हैं, तो उसमें आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा। किस लिए, क्योंकि आपको जो खर्चा हो रहा है उसमें चलाने के लिए उस संस्थान को, तो उसके लिए पैसे चाहिए। कोई जैसे फैक्ट्री आप लगाए हैं, बल्ब का उद्योग लगाए हैं, तो बनाने वाली मशीन चाहिए, तो उसको खरीदने के लिए, जो मजदूर आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं उसको वेतन देने के लिए, और कच्चा माल भी तो उसके लिए चाहिए। तो ये सब आवश्यकता पड़ता है। वित्त इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। अब वित्त की ज़रूरत तो है, पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन आएगा कहाँ से। तो संगठित क्षेत्र के
ये जो बैंक होते हैं उनसे आपको वित्त पोषित किए जाते हैं, आपको लोन मिल जाता है, आपको ऋण मिल जाता है। तो वित्त की इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जो संस्था होती है सब वित्तीय संस्थाएं कहलाएगी। ठीक है, जहाँ से आपको वित्त प्राप्त हो जाता है, ऋण प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो एशिया वित्तीय संस्था जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का प्रबंध करती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट है कि जो देश के स्तर पर काम करता है अर्थात राष्ट्र के स्तर पर काम करता है, नेशनल स्तर पर काम करता है, तो उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर की वित्त संस्थाएं कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन? तो पहला भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट। भारतीय वित्तीय संस्थाएं के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें पहला भारतीय मुद्रा बाजार है। तो भारतीय मुद्रा बाजार को हम लोग समझ लें कुछ पॉइंट से कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ जानना जरूरी होता है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत ऐसी मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त की व्यवस्था की जाती है। भारतीय मुद्रा बाजार में क्या होगा? तो ऐसी मौद्रिक बाजार है जहां पर कुछ कम समय के लिए या फिर कुछ लघु समय के लिए और उससे कुछ ज़्यादा समय के लिए, मतलब दीर्घ काल के लिए नहीं, वित्त की व्यवस्था भारतीय मुद्रा बाजार के तहत आपको की जाती है। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अभी मैंने पहले आपको बताया कि दो क्षेत्र में विभाजित करते हैं भारतीय मुद्रा बाजार को। जो बैंकिंग संस्थाएं सब हो गए ये सब संगठित हो गए, जबकि महाजन सेठ ये सब हो गए असंगठित हो गए। संगठित क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई, वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक, अर्थात कहने का अर्थ है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो संगठित क्षेत्र के बैंक हैं, मतलब जितने भी बैंक हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, विदेशी बैंक हो, इस सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर होते हैं, मतलब देश में जो बैंक का काम करते हैं। कौन कौन? उन्हें विभिन्न भागों में बांट के देखते हैं। साहूकार, महाजन, सेठ, सराफ इत्यादि के नाम से इनको पुकारते हैं, क्योंकि ये भी समय पर ज़रूरत के हिसाब से ये लोग भी ऋण उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन इनका दर ज़्यादा होता है, इनका शुद्ध का जो दर होता है, रेट होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन ये यहाँ से आसानी से आपको मिल जाता है। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई, यह देश का कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आप याद रखिएगा VVI 1 अप्रैल 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना, और इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्यालय बम्बई में है। बम्बई कहाँ? मतलब महाराष्ट्र राज्य में है। आगे देखिए कि यह देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है। कौन? आरबीआई। जितने भी बैंक हैं उन सब का नियंत्रण किसके अंतर्गत है? तो आरबीआई पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना है। उद्योग एवं व्यवसाय को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना है। जैसे जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं। तो वहाँ पर जब जमा होगा हमारी बचत जो होती है और उस पर हमको शुद्ध मिलता है तो हमें फ़ायदे होते हैं, और उद्योग धंधा लगाने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए वहाँ से भी ऋण भी हम प्राप्त करते हैं। तो ये कार्य है व्यावसायिक बैंकों का। हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग के महत्व को देखते हुए सरकार ने 1969 ईस्वी में देश के प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका अर्थ यह है कि अब सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। कहने का अर्थ है कि 1969 में जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि जो निजी हाथ में ये जो बैंक चल रहे थे अब यह सरकार के देख रेख में, नियंत्रण में काम करेगा। कब से? 1969। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है? तो समाज के पिछड़े वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। कब? जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऐसा नहीं कि जो धनिक वर्ग हैं उन्हीं को लोन दे, उनकी सहायता करें, और जो पिछड़े वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनको ना दे, ऐसा नहीं था, बल्कि पिछड़े वर्ग को ही सहायता करने के उद्देश्य से ये बनाया गया था। निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो कुछ ऐसे वाणिज्यिक बैंक हैं जो निजी क्षेत्र में हैं।
ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व अर्थात एलटीडी आप देखिएगा कि लगा हुआ रहता है, लिमिटेड, इसको मतलब क्या कहते हैं, एलटीडी लिमिटेड, ये सब निजी क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। आपको जिसमें भी एलटीडी लगा हुआ है, लिमिटेड लगा हुआ है, सीमित दायित्व लगा हुआ है, तो आप समझेंगे कि यह निजी क्षेत्र का बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, तो ऐसे बैंक जिनका 50% हिस्सा शेयर सरकार रखती है उसे सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहते हैं। सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि जो बैंक है उसमें अगर सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, 51% भी हो सकता है, 52 हो भी सकता है, 99 भी हो सकता है, तो यह सरकारी क्षेत्र का बैंक कहलाएगा। अब देखिए वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 27 बैंक है, जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत का मतलब जिसका नियंत्रण सरकार के देखरेख में होगा। 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के हैं, संबद्ध प्राप्त है। 2 बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, मतलब IDBI है, एवं भारतीय महिला बैंक, इस सब को मिलाकर कुल 27। अब हम लोग विदेशी बैंक के बारे में देखें, मतलब फॉरेन बैंक। विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक, तो एक प्रकार का विदेशी बैंक जो अपना एवं मेजबान देशों के नियमन का पालन करता है। जो विदेशी बैंक होगा वो अपने यहाँ का जो उसका नियम होगा उसके आधार पर काम करेगा, उसको पालन करेगा, और हमारे जिस देश में वो बैंक होगा उसके नियम को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, पॉलिसी को अपनानी पड़ेगी। तो यह अपना और मेजबान दोनों देश के नियमन का पालन करता है। अब आइए असंगठित क्षेत्र। तो भारत में ग्रामीण साख का एक बड़ा भाग अभी भी देशी बैंकरों से लिया जाता है। व्यावसायिक बैंक तथा सहकारी संस्थाएं ग्रामीण परिवारों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का लगभग आधा भाग ही पूरा करती है। जो संगठित क्षेत्र के जितने भी बैंक आपको नज़र आते हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के जो ऋण लेने वाले परिवार हैं उनका लगभग 1/2 आधा भी भाग पूर्ण करते हैं। तो आधा भाग क्या करेंगे, तो असंगठित क्षेत्र के जो भी साहूकार सेठ हैं उन सब से वह ऋण ले करके और अपना काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि इसकी शेष आवश्यकताएं कौन पूरा करेंगे, तो बैंक से अगर नहीं मिलेगा तो साहूकार से ऋण लेगा, महाजन से लेगा, सेठ से लेगा, सर्राफ, ये जो भी नाम है इन सब से वो ऋण लेकर के अपना आवश्यकता पूर्ति करेगा। ये ग्रामीण परिवार ब्याज की ऊंची दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं तथा कई प्रकार से उनका शोषण करते हैं। जो भी साहूकार हैं, महाजन हैं, वो तो आपको ज़्यादा पैसे पर ऋण देंगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करेंगे क्योंकि उनको पर्सनल बेनिफिट है उससे। और अगर आपको बैंक से नहीं मिला है तभी उनके पास गए हैं, तो मजबूरी का ये लोग फायदा भी उठाता है, मतलब जिसको सूदखोर हम लोग कहते हैं देहाती क्षेत्र में। भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट, इसके अंतर्गत देखेंगे कि भारतीय पूंजी बाजार उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन का मतलब 5 वर्ष से अधिक अवधि तक की वित्त की व्यवस्था करती है। कौन? भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत जो उद्योग एवं व्यवसाय हैं उनके लिए 5 वर्ष से अधिक का ऋण की व्यवस्था करेगा, वित्त की व्यवस्था करेगा। भारतीय पूंजी बाजार मूलतः 3 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित होता है। भारतीय पूंजी बाजार कितने आपको संस्थाओं पर आधारित होता है, तो 3 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित होता है। इन तीनों को देख लेते हैं। प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार को प्राथमिक बाजार भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको कि प्रतिभूति बाजार को क्या कहते हैं, तो प्राथमिक बाजार भी कहते हैं। इसका संबंध कंपनियों के नए हिस्से को जारी करना होता है। कंपनी के नए हिस्सा था जो शेयर जारी करता है, ये काम प्रतिभूति बाजार का ही होता है। दूसरा औद्योगिक बाजार, औद्योगिक बाजार को द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है तथा इसे स्टॉक एक्सचेंज, आप लोग बार बार सुनते होंगे, अथवा शेयर बाजार भी, शेयर मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इस बाजार में संयुक्त पूंजी कंपनी के वर्तमान हिस्सों अर्थात शेयर को ऋण पत्रों बॉन्ड्स से क्रय विक्रय होता है। शेयर बाजार आप लोग बार बार सुनते होंगे। तो यह शेयर बाजार जो स्टॉक एक्सचेंज है, यह इसका जो दलाल स्ट्रीट है, मुंबई के बारे में जानते होंगे, तो वहीं अवस्थित है। तो यह औद्योगिक बाजार। और तीसरा हो गया आपको विकास वित्त संस्थाएं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आता है, तो कृषि उद्योग के दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भारत सरकार की सहायता से देश के कई विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की भी स्थापना की गई है।
क्यों? क्योंकि दीर्घकाल के लिए, उसको 5 साल नहीं 10 साल 15 साल के लिए चाहिए, तो इसकी व्यवस्था के लिए यह किया गया है। कृषि साख की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप नाबार्ड शॉर्ट में जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, सबसे प्रमुख है इसमें। कृषि साख की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक जो है प्रमुख स्थान रखता है इसमें। उद्योग एवं व्यापार को दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि, इन सब का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, वित्तीय जो संस्थाएं हैं वह किसी भी देश का मेरुदंड अर्थात बैकबोन का काम करते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो बेकार हो जाएगा, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना कोई काम करेगा, मतलब इसका स्थिति दयनीय है, वह काम से गया। उसी तरह जो वित्तीय संस्थाएं होती है किसी भी देश का मेरुदंड का काम करती है अर्थात बैकबोन का काम करता है। तो ये जरूरी होना चाहिए डेवलप कंट्री होने के लिए। मुंबई देश की वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है तथा यहाँ का पूंजी बाजार एक अत्यंत सुसंगठित बाजार है। यही कारण है कि यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से विख्यात है। आपको बोला जाएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है, लेकिन भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मुंबई का शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट, मैंने पहले भी बताया, में स्थित है, जिसके माध्यम से पूंजी बाजार का संचालन होता है। कहाँ से? दलाल स्ट्रीट में है शेयर बाजार, वहीं से पूंजी बाजार का संचालन होता है। अब हम लोग देखिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं को, तो बिहार में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है उसको दो भाग में बांट करके हम लोग देखते हैं। पहला गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, पहला है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और दूसरा संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। दो भाग में देखेंगे। तो गैर संस्थागत में इसमें कौन है? इसमें महाजन हो गया, भूस्वामी हो गया, मतलब जमीन के मालिक, व्यापारी हो गए, दोस्त भी आपके हो सकते हैं, रिश्तेदार इत्यादि शामिल हैं, जो साख के परंपरागत स्रोत हैं। इनसे ऋण प्राप्त करना सबसे सरल होता है, लेकिन इनका ब्याज ज़्यादा होता है। ये गैर संस्थागत हैं। दूसरा, ग्रामीण लोग उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए ऋण लेते हैं और इससे ब्याज की ऊंची दर भुगतान करना पड़ता है। किसे? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था से। इसमें कौन आता है? जो साहूकार लोग होते हैं, जो भूस्वामी होते हैं, जमीन के मालिक, जो व्यापारी, ये हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी सूद पे पैसे लगाते हैं तो हमें पूंजी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उनका जो दर होता है, ब्याज होता है, ज़्यादा होता है बैंकिंग की अपेक्षा। तो इन संस्थाओं पर सरकार का कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है। किसी को मन करेगा कि 5% के हिसाब से हम ब्याज देंगे, तो कोई कहेगा 7% देंगे, 2%, मतलब जो उनकी मर्जी होगी उसके अनुसार यह अपना काम करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। इसमें कौन कौन से आ जाए जिस पर सरकार का नियंत्रण है? तो सहकारी बैंक अर्थात कोऑपरेटिव बैंक। बिहार राज्य में सहकारी बैंक द्वारा सहकारी साख व्यवस्था 3 स्तरीय है। जो सहकारी साख व्यवस्था है 3 स्तर पर हम लोग बांट करके देखेंगे और इस पर ये आधारित है। तो कौन कौन है? पहला है प्राथमिक कृषि सरकारी साख समितियां अर्थात प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इसमें क्या होता है कि इसमें गांव के कम से कम 10 व्यक्ति मिल करके एक समिति का निर्माण करते हैं और जो कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष के लिए उपलब्ध कराते हैं तथा विशेष परिस्थिति में यह 3 वर्ष के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। प्राथमिक कृषि सरकारी साख समितियाँ क्या है? तो गांव में 10 गो व्यक्ति मिल करके एक समिति बनाएंगे और वह कुछ पैसे जमा करके और उसमें से एक फंड के रूप में वह काम करेगा और उससे किसी को चाहे तो ऋण भी मिल सकता है, लेकिन कम समय के लिए, 1 आध वर्ष के लिए, या विशेष स्थिति में 3 वर्ष के लिए। दूसरा केंद्रीय सहकारी बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यह जिला स्तर पर काम करता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर। ये आप याद रखेंगे। केंद्रीय का मतलब लोग देश स्तर पर समझ जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा।
तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति का समर्थन करती है। जो प्राइमरी स्तर पर काम करता है, गांव के स्तर पर जो काम करता है उसको ये समर्थन करता है, सहायता करता है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है कौन, तो यह है राज्य सहकारी बैंक अर्थात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यह राज्य स्तर का बैंक है, यह राज्य स्तर का बैंक है जो केंद्रीय सहकारी बैंक के ऊपर होता है। अभी हमने बताया केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है ना, लेकिन राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर काम करता है। तो आरबीआई सर्वप्रथम पैसा राज्य सहकारी बैंक को ही देता है, क्योंकि वो स्टेट सेंट्रल का है ना आरबीआई, तो वह राज्य सहकारी बैंक को देगा और राज्य सहकारी बैंक पैसा केंद्रीय सहकारी बैंक मतलब जिला स्तर पर जो है सहकारी साख समिति उसको देगा, और फिर केंद्रीय सहकारी बैंक का पैसा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को देता है। और पैक्स जो होता है किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, जो पंचायत स्तर पर ग्राम स्तर पर होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो इस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 में की गई थी। प्रश्न पूछता है भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो 1929 में, अर्थात जब हमारा देश गुलाम था तभी से यह लैंड डेवलपमेंट बैंक चल रहा है। यह बैंक किसान की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को पूरी करता है, मतलब लंबे समय के लिए यह ऋण देता है किसानों को। यह बैंक किसान को भूमि को बंधक रखकर कृषि के अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए ऋण देता है, अर्थात यह जो होता है आपको जमानत के आधार पर देता है, मतलब आपको कुछ बंधक रखनी पड़ेगी, जैसे ज़मीन का कागज़ जो डीड हो गया वो रखना पड़ेगा, और उसको आपको ज़मीन जो होगा अस्थायी सुधार के लिए कृषि में या फिर विकास के लिए भी यह ऋण देता है, लेकिन बंधक रख के देगा। ऋण उचित ब्याज पर 15 से 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसमें जैसे साहूकार लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, या फिर भूस्वामी लोग होते हैं जो उच्च दर पर ब्याज देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके स्थान पर यह बहुत सस्ता पड़ेगा। किसे, भूमि विकास बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो यह आपको लंबे समय के लिए दिएगा और सस्ता देगा। इसमें 2 स्तर के बैंक होते हैं। पहला प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। अब हम लोग देखते हैं व्यावसायिक बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक। तो 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि के क्षेत्र में ऋण की मात्रा बढ़ी है, जिसके कारण देख रहे हैं कि कृषि का दिनानुदिन विकास हो रहा है। ये 1969 में कौन प्राइम मिनिस्टर थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। यह बैंक विभिन्न अवधियों के लिए ऋण प्रदान करती है। अधिकतर ऋण अल्पकालीन होते हैं, मतलब कम समय के लिए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पंप सेट हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कृषि मशीनरी, पशु हल खरीदने के लिए, कुआं का निर्माण करने के लिए, भूमि सुधार करने के लिए मध्यकालीन ऋण भी प्रदान करता है। कौन, व्यावसायिक बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 1975 में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये प्रश्न आप याद कर लेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। इसका उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों, कारीगरों व छोटे उद्यमकर्ताओं को ऋण तथा जमा सुविधाएं दिलाना है। इस बैंक का क्या काम है, तो छोटे छोटे जो किसान हैं, मजदूर वर्ग के हैं, कारीगर वर्ग के हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराना है और उनको पैसे उसमें जमा भी ये कर सकते हैं। किसमें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। प्रत्येक क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, जिला स्तर पर। भारत के 23 राज्यों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप लोग देखते होंगे, जैसे मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का नाम सुने होंगे, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का नाम सुने होंगे, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का नाम सुने होंगे। तो ये सब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही तो है, रीजनल रूरल बैंक ही है, जिनकी स्थापना 1975 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात इसी को आप नाबार्ड भी करते हैं। तो इस बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड इसको कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब की गई,
पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, 1982 में की गई। यह बैंक राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और आरबीआई से मान्यता प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थाओं का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है। यह क्या करता है, तो यह तीनों स्तर का ऋण देता है, अल्पकालीन भी देगा, मध्यकालीन भी देगा और दीर्घकालीन भी देगा। यह कृषि कार्यों के अतिरिक्त इससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए भी ऋण देता है, जैसे उद्योग धंधे छोटे छोटे आपको लगाना है तो उसके लिए भी आपको यह ऋण देगा। यह कृषि व ग्रामीण विकास में अनुसंधान को बढ़ाता भी है। कृषि व ग्रामीण विकास में अनुसंधान को भी बढ़ाता है कौन, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। अब यहाँ देखिए व्यावसायिक बैंक के कार्य कौन कौन से होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए हम लोग। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंकों के कार्य। किसी भी देश के आर्थिक विकास में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो इस पॉइंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। जमा स्वीकार करते हैं लोग, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी हम लोग कर सकते हैं। समाज के अधिकांश व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा कर रखता है। ये सारे लोगों को ये मतलब मेंटिलिटी है और होनी भी चाहिए। इस धन को सुरक्षा की दृष्टि से बैंक के पास जमा कर देते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज भी मिलता है। क्योंकि जैसे हम कुछ पैसे कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत के सामान तो खर्च हो जाएगा, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर या दैनिक उपभोग की वस्तु पर। बाकी जो पैसे बचते हैं उसे हम क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, क्योंकि वहाँ वो सेफ रहता है और भविष्य के लिए वो हमें काम आएगा, उस पर हमें ब्याज भी मिलता है। तो ये जमा करने का भी काम व्यावसायिक बैंक में होता है। व्यावसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। यह 4 प्रकार के जमा राशि को व्यावसायिक बैंक स्वीकार करते हैं। तो कौन कौन, तो इस खाता में बैंक एक निश्चित अवधि के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट इसको कहते हैं। आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं। तो इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट एक निश्चित समय के लिए। दूसरा, सामान्यतः एक निश्चित अवधि के पूर्व इस खाते में रकम वापस नहीं ली जा सकती है, इसलिए इसे सावधि जमा कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। ऐसी जमा पर ब्याज की दर ऊंची होती है। जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सावधि जमा कहते हैं, एक निश्चित समय के लिए कहते हैं, उस पर आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। दूसरा, चालू जमा, करेंट डिपॉजिट होता है। तो इस प्रकार के खाते में धन जमा करने या निकालने की कोई बाध्यता नहीं होता है। जब चाहे पैसा इसमें जमा कर सकते हैं और जब मन चाहे निकाल सकते हैं। किसमें, चालू जमा में, करेंट डिपॉजिट में। इसमें जमाकर्ता इच्छानुसार कभी भी रुपये जमा कर सकता है या निकाल सकता है। अतः चालू जमा को मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट भी इसको कहा जाता है। चालू जमा को डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, संचयी जमा होता है एक, जिसको सेविंग डिपॉजिट्स कहते हैं। तो इस प्रकार के जमा मुख्यतः मध्यम वर्ग की सुविधा के लिए होती है। इस खाते में रुपये जमा करने के कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन रुपये निकालने में कुछ प्रतिबंध रहता है। इस जमा पर ब्याज की दर अस्थाई जमा से कम होती है। जैसे जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उस पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन ये जो संचयी होते हैं, इस पर कुछ उससे कम ब्याज मिलता है और जमा आप कितना भी पैसा कर सकते हैं, जो कि निकालेंगे उसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। एक होता है आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको आपको आरडी बोलते हैं, कि हमने आरडी खोलाया है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। ये आप समझ लिए आवर्ती जमा क्या है, आरडी क्या है। तो इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह एक निश्चित रकम जमा की जाती है। जैसे आप बैंक में खुला लिए, पोस्ट ऑफिस में आरडी कर लिए एक निश्चित समय के लिए, जैसे 5 साल के लिए जनरली लोग करते हैं, और उससे भी कम ज़्यादा भी है। तो जो भी हो निश्चित अवधि, उसमें आप पर मंथ जैसे 5,000 जमा करते हैं, 2,000 जमा करते हैं, तो एक निश्चित अवधि पर आपको ब्याज सहित मिलेगा। तो इस अवधि के समाप्त होने के बाद रकम जमा को ब्याज के साथ अदा की जाती है। तो ये होता है आरडी, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। अब आइए यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरा काम इसका है क्या, तो ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना मतलब प्रोवाइडिंग लोन्स। ऋण या कर्ज देना व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो ऋण या कर्ज देना। बैंक निम्नलिखित तरीकों से ऋण प्रदान करता है। कैसे, अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, मतलब लोन्स एट ए कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। यह किस प्रकार से करेगा, तो इसमें आपको है कि यह जो है इस प्रकार का ऋण
अति अल्पकालीन यानी 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक के लिए भी दिया जाता है। ये बहुत कम समय के लिए दिया जाता है। दूसरा अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उसकी जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है। यह एक ग्राहकों को प्रॉफिट होता है, आप कुछ कम पैसे ही जमा करते हैं लेकिन उसके आधार पर ज़्यादा पैसे आपको निकालने की सुविधा देता है। जमा राशि से अधिक रकम निकालने पर बैंक आपसे लेकिन उसके लिए कुछ ब्याज लेता है। और तीसरा नकद साख होता है, मतलब कैश क्रेडिट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को माल आदि की जमानत पर ऋण देता है तो उसे नगद साख करते हैं। जैसे आपको वहाँ पर ज़मीन रखनी पड़ेगी, उसके जो कागजात देने पड़ेंगे और उसके हिसाब से फिर आपको वह ऋण देगा। जैसे होम लोन वगैरह आप लोग जानते होंगे कि लेता है लोग। अब देखिए ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेज। तो इसमें है कि जब बैंक अपने ग्राहकों को उचित जमानत के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देते हैं तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। उसी प्रकार है कि आपको मतलब कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी। जैसे ज़मीन का आप कागज़ दे देंगे तो उसके हिसाब से उसका जो संपत्ति होगा उस हिसाब से अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा। 5वां हो गया विनिमय बिलों का भुगतान, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अंतर्गत आता है व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुना कर भी व्यापारिक बैंकों को ऋण देते हैं। उसके हिसाब से भी आपको ऋण आसानी से मिल जाते हैं। अब है आपको एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी फंक्शन। तो व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट का भी काम करता है। कैसे? ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, टू रिसीव पेमेंट फॉर कस्टमर्स। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, किराया इत्यादि का भी भुगतान करता है। वे उनके चेक तथा अन्य बिलों को एकत्र कर उनके खाते में जमा कर देते हैं। इस कार्य के लिए वो ग्राहकों से कमीशन लेते हैं। आपके एजेंट के रूप में ये जो काम करेंगे, ये सारे काम कर देंगे, आपको बिल चेक इकट्ठा करके आपका लाभांश, ब्याज, किराया देंगे, तो इसके लिए आपसे कुछ ब्याज लेगा। दूसरा है ग्राहकों की ओर से भुगतान, टू मेक पेमेंट फॉर कस्टमर्स। इसमें है बैंक ग्राहकों की ओर से बीमे की किस्त, कर, ऋण, ब्याज इत्यादि का भुगतान भी करते हैं। ये भी काम है। तीसरा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। यह काम भी ये बैंक करता है। इसमें कौन कौन सा बातें आएगी? तो व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार प्रतिभूतियों, अंशपत्रों आदि का क्रय विक्रय भी करते हैं। और चौथा प्रतिनिधि का भी कार्य करता है, मतलब एजेंसी का भी एक कार्य करता है, एजेंसी फंक्शन भी। बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि होते हैं। वे उनकी संपत्ति की देखभाल भी करते हैं, प्रबंधन भी करते हैं आदि। ये सब कार्य भी मतलब प्रतिनिधि के भी रूप में कार्य करता है। सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ये भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आ जाएगा? तो इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी संपन्न करते हैं, जिसे सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है। जैसे मुद्रा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ मनी। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए ड्राफ्ट आदि के द्वारा मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देता है। जैसे कहीं आपको पैसा भेजना है तो ड्राफ्ट बना करके बैंक ही बैंक को भेज देगा, ये ड्राफ्ट काम करता है। लेकिन आपको जो चेक देता है वह आप भर के किसी बैंक में देंगे, किसी व्यक्ति को देंगे, तो उसे उसका हस्तांतरण हो जाएगा पैसे का। लेकिन यह जो है मुद्रा का हस्तांतरण खुद ही ये बैंक कर देगी, तो ये बेनिफिट है। साख पत्र तथा यात्री चेक जारी करना, टू इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड ट्रेवलर्स चेक। देखिए इसमें क्या किया जाता है, तो यह जो व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के लिए साख प्रमाण पत्र, लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी यात्री चेक, ट्रेवलर्स चेक जारी करता है। साख प्रमाण पत्र विदेशी व्यापार में सहायक होते हैं। इनके आधार पर व्यापारियों को अपरिचित व्यक्तियों से भी उधार मिल जाता है। जो ट्रेवलर चेक आपको मिल जाता है तो कहीं आप सफ़र कर रहे हैं तो पास में पैसे रहने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके हिसाब से ही उस पर जो अंकित राशि है आप कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। यात्री चेक द्वारा यात्रियों की नगद मुद्रा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपने बताया, तो ये सुविधा प्रदान किए जाते हैं। तीसरा बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षण, मतलब सेफ
कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। बैंक अपने ग्राहकों को मूल्यवान वस्तु जैसे आभूषण, गहना, दस्तावेज इत्यादि को अपने यहाँ लॉकर में रखने की भी सुविधा प्रदान करता है। अगर आपको घर पे डर है कि चोर या डकैती हो जाएगा, घर में चोरी हो जाएगा, तो सामान गायब होगा, कहाँ से आएगा, तो आप अपने आभूषण, अपने गहना या कोई दस्तावेज भी आप बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। चौथा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराता है। एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटीज़। आधुनिक समय में शहरों में व्यावसायिक बैंक एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराता है, जिसको पल भर में आप जा कर के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं और उसमें जमा भी कर सकते हैं, तो ये सुविधा प्रदान होता है। सहकारिता, जिसको हम लोग कोऑपरेशन कहते हैं। सहकारिता का अर्थ एक साथ मिलजुल कर कार्य करना होता है। मिलजुल कर हम लोग कार्य करते हैं, उसको सहकारिता के अंतर्गत समझते हैं। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सहकारिता संगठन क्या है, तो आप उसको डिफिनीशन में दे सकते हैं कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं तथा इसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। कोई भी आर्थिक उद्देश्य की आपको पूर्ति करना हो तो इसके अंतर्गत आप करते हैं। मूलभूत तत्व, इसके मूलभूत आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, तो यह देख लीजिए। इसके अंतर्गत आपको आता है, लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं। कोई प्रेशर दबाव नहीं होता है, आपकी इच्छा है, बने तो ठीक है, ना तो ठीक है। इसके सदस्य के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको एक जैसा अधिकार इसमें प्राप्त होता है। कोई भी इसके सदस्य बन सकते हैं और वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग के द्वारा व्यक्ति को सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी यह कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में सहकारिता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया। इंडिया में किस किस प्रकार से विकास हुआ है, कब कब हुआ है, इसको टाइम पीरियड सहित इस फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में सहकारी साख समिति अधिनियम, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट पारित के साथ हुआ। मतलब इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1904 में। भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। इसके अनुसार गांव या नगर का कोई भी 10 व्यक्ति मिल करके सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता है। और इस अधिनियम का मुख्य दोष इसमें क्या था कि गैर साख समिति की स्थापना के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था। गैर किसी साख समिति की स्थापना के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था, यह सबसे बड़ा डिमेरिट था इसका। लेकिन 1912 में दूसरा अधिनियम पारित कर देश को गैर साख समितियों के गठन की अनुमति प्रदान कर दी गई, तो इसके दोष को दूर करने का प्रयास किया गया। और फिर सहकारी प्रगति के मूल्यांकन तथा इसके संबंध में आवश्यक सुझाव देने हेतु सरकार ने 1914 ईस्वी में मैकलेलन समिति की नियुक्ति की, जिसके आधार पर यह सुझाव मांगा कि इसमें और भी क्या किया जा सकता है, विकास कार्य कैसे किया जा सकते हैं, इसको और कैसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है। 1919 इसमें सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया। इसके संचालन का भार अब केंद्र सरकार को न होकर के राज्य सरकारों के हाथ में आ गई, जिससे राज्य की आवश्यकता के अनुसार, वहाँ के व्यक्ति के अनुसार, कार्य के अनुसार कार्य करने लगा। 1929-30 की जो आर्थिक मंदी आई थी, इसमें सहकारिता के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। और 1937 में आरबीआई के अधीन खोले गए कृषि शाख विभाग अर्थात एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है, कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करना था, इसलिए इसको कृषि शाख विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1937 में। अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्य के विकास में भूमिका इसकी क्या है। राज्य के विकास में मतलब रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स, इसकी क्या भूमिका है। तो बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, हम लोग जानते हैं, शिक्षा में भी है और संपत्ति में भी है, मतलब आर्थिक दृष्टि से भी है और एजुकेशनल दृष्टि से भी है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। मतलब गांव में निवास करेगी तो खेती बाड़ी ही करेगी, उद्योग धंधा में तो रहेगी नहीं।
तो गरीब रहेगा ही। इसका एक बड़ा भाग निर्धनता, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा जिसको हम लोग जानते हैं बीपीएल, गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। बिहार में कुटीर एवं लघु उद्योगों में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक क्या करता है, तो ऋण उपलब्ध कराता है। और पिछले वर्षों में हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ, कॉम्फेड जिसको हम लोग जानते हैं, दुग्ध उद्योग में बहुत यह सफल रहा है। यह सहकारी संघ सुधा ब्रांड के नाम से दूध और दूध उत्पाद की बिक्री करती है। यह जो सहकारी संघ है, सुधा ब्रांड, सुधा नाम से आप जो दूध देखते हैं या फिर पेड़ा देखते हैं, अभी और भी कुछ खाने वाला पदार्थ देखते हैं, फूड प्रोडक्ट होता है, दूध से बना होता है। यह सहकारी संघ का ही सहकारी संघ के अंतर्गत ही उपलब्ध कराई जाती है, जो कि काफ़ी फला फूला और इसका काफ़ी विकास हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्वयं सहायता समूह को, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खास करके महिलाओं का एक समूह होता है। स्वयं सहायता समूह में खास करके महिला लोग होते हैं, जिसमें 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है। ये सदस्य नियमित रूप से बचत से ही इनकी पूंजी का निर्माण होती है, बचत करके इसमें जमा करते रहते हैं। सदस्य अपनी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे मोटे कर्ज इस स्वयं सहायता समूह से ही ले लेते हैं, जिससे महाजन और सूद देने वाले जो साहूकार होते हैं उससे मुक्ति हो जाती है और आसानी हो जाती है। यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो 1-2 वर्ष के बाद वह किसी बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है, क्योंकि आपकी जो अच्छी पूंजी वहाँ पर जमा हो जाएगी तो उसके आधार पर बैंक आपको लोन दे देगा, ऋण दे देगा। बैंक समूह के नाम पर ऋण देता है तथा इसका उद्देश्य स्वरोजगार में वृद्धि करना होता है। अब समूह द्वारा और भी कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो समूह द्वारा अपने सदस्यों को बंधक जमीन को छुड़ाने, बीज, खाद आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गृह निर्माण के लिए, सिलाई मशीन के लिए, पशु लेने के लिए या संपत्ति खरीदने के लिए और छोटे मोटे ऋण, इन सब कार्य के लिए दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण की रकम, ब्याज की दर और ऋण अदायगी की अवधि इत्यादि बातों का निर्माण समूह के द्वारा ही लिया जाता है। कितना ऋण दिया जा सकता है, कितना समय के लिए दिया जा सकता है और कितनी रकम दी जा सकती है, ये समूह के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इसमें इन ऋणों को लौटाने का दायित्व भी समूह पर ही होता है। अब आ जाइए, इसमें देख लेते हैं हम लोग सूक्ष्म वित्त आयोग, माइक्रो फाइनेंस प्लानिंग। इस योजना के द्वारा गांव, कस्बा या जिलों में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि इसके अभाव में वो लोग साहूकार से, सेठ से, पूंजीपति से या जो भी गांव के लोग होते हैं, ज़मीन के मालिक लोग, उनके पास से ये जा कर के सूद पर लेते हैं, ऋण लेते हैं, जो काफ़ी ऊंचे दर पर देते हैं और इनका शोषण करते हैं, तो उससे इनको मुक्ति मिल जाती है। इस कार्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक को जोड़ने का प्रयास किया जाता है और इसमें छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इस पूरे जो चैप्टर में विशेष अध्ययन किए, सभी को टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझे। ये मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैट्रिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है जानना। तो इस सबको अच्छे से 1-2 बार देख के समझ लेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आपको अच्छा लगा तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, उसको मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।